ऑफिस से आज वो 12 बजे ही आ गया था। दोपहर के 2 बजे इनकी फ़्लाइट थी। मैम सर नीचे आपका वेट कर रहे हैं। रामेश का सामान उठाता बोला, शहरियान की पैकिंग उसने आयशा बेगम के बताने के मुताबिक कर ली थी। रामे के कहने पर वो खुद पर एक नज़र डालकर नीचे की तरफ बढ़ गई। वो इस वक्त सफ़ेद लॉन्ग शर्ट पर पिंक लॉन्ग कोट पहने, बालों की को पोनीटेल में कैद किए, स्टॉलर गले में डाले, आंखों पर ग्लासेस लगाए बाहर आई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह सलामत रखे। तुम दोनों को खैर से जाओ, खैर से आओ। आयशा बेगम ने उसके सर पर हाथ रख के मोहब्बत से कहा। आ जाओगी, हम लेट हैं। इसकी भारी आवाज़ पर वो आयशा बेगम से गले लगती बाहर निकल गई। रात के तकरीबन 10 बजे वो तुर्की एयरपोर्ट पर उतरे थे। उफ, जहाँ सिकंदर का तुर्की वो खुली फिजा में सांस लेकर पुरजोर सी बोली थी। कौन जहान? है बस कोई, लेकिन उसका जैसा कोई नहीं। उसके अंदाज पर वो सुलग उठा। सर टैक्सी आ गई है। इससे पहले वो कुछ कहता, गार्ड ने आकर इसे इन्फॉर्म किया, जिस पर वो सर हिलाता उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी तुर्की की सड़कों पर रवां थी। वो एक्साइटेड सी सड़कें और इमारतें देख रही थी। रात उनके 22 लाइट डिम थी। तुम पहले यहाँ आ चुके हो? इसके बरक्स शहरियान मुतमईन से अपने मोबाइल में लगा हुआ था, जिस पर वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। हाँ, बहुत बार। यही रोको गाड़ी। इसकी आवाज़ पर टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। गार्ड को यही बैठने का इशारा करता वो बाहर निकल गया। जहल ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर बंद कर दिए थे। कुछ देर बाद वो फूलों का बुके और एक दरमियानी साइज का डब्बा लेकर वापस आया। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी को बस चलते ही देख वो अब उकता कर बोली। बस पहुँचने वाले हैं। चंद मिनटों बाद गाड़ी एक छोटे से घर के आगे रुकी। आ जाओ, उसने बुलाने पर कंफ्यूज सी बाहर आई। ये होटल तो उसे कहीं से नहीं लगा था। इसने शहरियान को देखा जो अब दरवाज़ा बजा रहा था। वो चलते हुए इसके पास आकर खड़ी हुई। दूसरे ही दस्तक पर दरवाज़ा एक खूबसूरत सी लड़की ने खोला। कहीं ये तुम्हारी कोई खुफिया बीवी तो नहीं? इसने सरगोशी की, जिस पर शहरियान अपनी हंसी बामुश्किल रोक सका था। हाय, इतने अच्छे नसीब कहाँ हमारे। हमारे नसीब में तो सिर्फ भूतनी ही लिखी है। वो मुस्कुराहट जब्त किए बोला कि इसकी बात पर वो गुस्से से सुर्ख होती, कुछ कहती, जब इस लड़की ने इन्हें मुखातिब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वेलकम टू तुर्की, उसने मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम। अब हमें अंदर भी ले जाओ, इससे पहले हम यहीं खड़े खड़े जम जाएं। आइए आइए, तशरीफ़ रखिए। मुझसे रास्ता देती मुस्कुरा कर बोली, जिस पर वो दोनों अंदर की तरफ आए। सैल ने देखा, ये घर छोटा मगर बेहद खूबसूरत और फर्निश्ड था। दरवाजे के साथ ही एक जूतों का रैक था, जिसमें शहरियान अपने जूते उतार कर अब शू रैक से एक जूता निकाल कर पहन रहा था। आप भी ये शू पहन लें, मिंसा ने मुस्कुरा कर कहा। जवाबन वो भी मुस्कुराकर शू पहनने लगी। शू रैक से आगे जाओ तो एक बड़ा सा टीवी लॉन्च था, जहाँ बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे। इसी टीवी लॉन्च के एक साइड पर दो छोटे कमरे थे, जबकि एक तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थी। शायद वहाँ भी कुछ कमरे थे। बिल्कुल सामने एक ओपन किचन था। कितना प्यारा घर है, वो घर पर सताइशी नज़र डालकर बोली। थैंक यू, आप लोग बैठ जाएं, मैं चाय लाती हूँ। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में वो चाय और स्नैक्स लेकर आई। साहिल कहाँ है? इतनी देर में वो अब बोला था। बस आने वाले होंगे, इन आज ही लेट हो गए हैं। जब भी वो अंदर दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम, वो पुरजोश सा शहरियान के गले लगा। कैसी हैं आप भाभी? शहरियान से मिलने के बाद अब वो जहल की तरफ मुतवज्जह हुआ। मैं ठीक हूँ, ज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल में अभी कन्फ्यूजन ही थी। ये मेरा दोस्त है साहिल, ये इसकी मिसेस प्लस मेरी बहन है मिंसा। जी, हमें जैसे ही पता लगा आप लोग यहाँ आ रहे हो, मैं शहरियान भाई के पीछे पड़ गई। मुझे भी तो अपनी भाभी से मिलना था, और शुक्र है ये मान भी गए, वरना हर बार अपनी ज़िद से होटल में रह रुकते हैं। वो खफगी से बोली, जबकि इसका मीठा लहजा जहल को बेहद पसंद आया था। उसने शहरियान की तरफ देखा, जो कंधे उचका गया। दिल ही दिल में वो इसकी शुक्रगुजार थी कि इसे तुर्की आने से बस एक ही मसला था, वो अकेले किसी सफ़र पर नहीं जाना चाहती थी। इसे हमेशा से गैदरिंग पसंद थी, और वो जानती थी शहरियान यहाँ अपने काम की वजह से आया है, जिसके बायस उसने बिजी भी रहना था। मगर अब उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। मैं खाना लगाती हूँ, उन्होंने बातों में मसरूफ़ देखा। मिंसा किचन की तरफ बढ़ी। मैं भी आती हूँ। जहल के कहने पर उसे हाथ के इशारे से रोक गई। अरे अरे, कल से करवा देना हेल्प, आज मेहमान बन जाओ। वो आंख दबाकर बोली कि इसके अपने पन पर जहल महज मुस्कुरा दी। खाना खाकर मिंसा ने लॉन्च के सामने बने एक रूम में ले आई। ये आप दोनों का रूम है, अब आप लोग रेस्ट करें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऊपर पहला रूम मेरा और साहिल का है, आप बिला झिझक कह दीजिएगा। हाँ, एश-ट्रे ला दो। वो मोबाइल में मसरूफ़ सा बोला कि इसकी बात पर जहल ने घूर कर उसे देखा। ला देती हूँ, लेकिन ये आदत बुरी है। मेरी तो सारी आदतें ही बुरी हैं। क्यों जहल? वो अब जहल की तरफ देखकर बोला, जिस पर मनसा का कहकहा गूंजा।
आओ जहल मैं तुम्हें दे देती हूँ। इसके कहने पर वो इसके साथ बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो ऐश ट्रे लेकर इसके पास आई, जो अब भी फ़ोन में बिजी था। शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी को भी ऐश ट्रे लाने का कहती हो? हाँ, जैसे मैं तुम्हें कहता तो तुम फर्माबरदार बीवी की तरह फ़ौरन ले आती। इसकी रिटाई पर इसे मज़ीद पतंगे लगे थे। आज तो यकीन हो गया है। वो बैठती गुस्से में बोली। क्या? शहरियार ने आईब्रो झुकाई। ये कि तुम एक नंबर की ढीठ, बदतमीज़, बदतहज़ीब और बेशर्म इंसान हो। वो दांत पीस कर बोली कि इसके लबों पर वो खुलकर मुस्कुराया। वैसे मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बेशर्म नहीं की। अगर कहती हो तो शट अप, सोने दो मुझे। इसकी जुबानी बातों को समझकर वो सुर्ख होती कंबल मुंह तक ओढ़ गई कि इसके अंदाज पर शहरियान मुस्कुराता सोफे से टेक लगाए आंखें मूंद गया। आज की सुबह कुछ अलग थी। आज इसकी आंख ग्लास फॉल की रोशनी से नहीं बल्कि परिंदों के चहचहाने से खुली थी। कमरे में नज़र दौड़ाने पर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। इसकी नज़र अब घड़ी पर गई जो 11 बजा रही थी। वो तेज़ी से बिस्तर से निकलकर वॉशरूम की तरफ भागी। चंद लम्हों बाद वो फ्रेश सी मल्टी प्रिंटेड सूट में बालों को खुला छोड़कर लाइट सा मेकअप करती बाहर आई थी। जैसे मनसा जिसे सामने किचन में बैठी दिखाई दी। वो चलकर इसके पास आई। इस्तांबुल की पहली सुबह मुबारक। इसे देखते ही मनसा मीठे मीठे लहजे में बोली। शुक्रिया जनाब, बताओ क्या खाओगी? कुछ भी, एक बॉयल एग और दूध वाली चाय। इसने दूध वाली चाय पर जोर दिया जिसे समझकर मिंसा खिलकर मुस्कुराई। और आज कहाँ जाने का प्रोग्राम है? वो पतीली में पानी और अंडा डालते हुए मसरूफ सी बोली। पता नहीं, शहरियान आएंगे तो पता लगेगा। फिर तो तुम भूल जाओ, अब तो शाम तक गए हो। एक बात पूछूं आपसे? मिंसा इसका सवाल जानती थी फिर भी पूछ लिया। हाँ, क्यों नहीं। आप और शहरियान एक दूसरे को कैसे जानते हैं? और आपको उर्दू कैसे आती है? तो कहानी ये है, शहरियान भाई और साहिल दोनों माफिया पार्टनर्स हैं। दोनों अक्सर एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाते थे जहाँ मैं जॉब करती थी। साहिल का दिल आ गया मुझ पर और फिर शहरियान भाई ने हमारी शादी करवा दी। जानती, मेरे घर में सिर्फ मेरी अम्मी थी। मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं कैफ़े में जॉब करने लगी। इस शादी का सारा खर्चा शहरियान भाई ने उठाया। सहल ने इसके लहजे में शहरियान के लिए मोहब्बत महसूस की थी। आपका कभी मसला नहीं हुआ साहिल भाई माफिया में होने से? ऊपर सोच सी बोली। अब खुद शहरियान के माफिया वर्ल्ड से चिढ़ गई होंगी। पहले हुआ था, लेकिन जब पता लगा ये लोग बुरे लोगों को सबक सिखाते हैं तो कोई मसला नहीं है। न जाने कितनी लड़कियों को इन्होंने बिकने से बचाया है। मनसा के अंदाज में फख्र था। फिर भी तरीका तो गलत है ना? आपने सुना नहीं, अगर तरीका गलत हो तो ठीक काम भी गलत ही कहलाता है। तो फिर तुमने ये भी सुना होगा, बुरों से निमटने के लिए बुरा बनना पड़ता है। कि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इसके जवाब पर जहल लाजवाब रह गई थी। और हाँ, मुझे उर्दू इसलिए आती है क्योंकि मैं पहले पाकिस्तान ही रहती थी। यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन जब बाबा की डेथ हुई तो मैंने मॉम को यहाँ बुला लिया। बाबा के इंतकाल के बाद हमारे हालात ज़रा ख़राब हो गए थे। मॉम भी मुझे छोड़ गई थी। खैर, फिर साहिल मेरी ज़िंदगी में आया और मैं यहीं की होकर रह गई। इसके लफ्ज़ पर जहल का इसका कंधा थपथपाया। चलो, जब तक शहरियान भाई नहीं आते हम शॉपिंग पर चलते हैं। वो दोनों टेबल तक आईं। मनसा का आइडिया से अच्छा लगा था। आइडिया तो अच्छा है, चलें फिर चलते हैं। वो जल्दी से नाश्ता ख़त्म करती चहक कर उठी। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आई। जहल ने बाहर निकल कर देखा। उनके गेट के आगे बहुत ही खूबसूरत गार्डन था। वाह, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला जिस पर मनसा मुस्कुरा गई। तुम रात में देर से आए थे ना, इसलिए रात में इसकी खूबसूरती वाज़ह नहीं हुई। इस गार्डन को मैंने बहुत मोहब्बत और मेहनत से मेंटेन रखा है। तुम्हारे रूम की बालकनी से भी इसका नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। इसके बताने पर इसे समझ आई सुबह से परिंदों की आवाज़ कहाँ से आई थी। वो दोनों अब सड़क पर चलती बातें कर रही थी। वैसे आपने बताया नहीं, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है परसों। मुझसे शर्मा कर बोली। किसकी शर्माने पर जहल तल्खी से मुस्कुराई। कभी वो भी इस शख्स के जिक्र पर शर्माया करती थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आज हम परसों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। इसने उसे छेड़ा जिस पर वो मज़ीद शर्मा गई थी। शाम के तकरीबन 6 बजे वो दोनों वापस लौटी थी। इसका पूरा दिन मिंसा के साथ मज़े करते गुजरा था। शॉपिंग के साथ साथ वो तुर्की की सड़कों पर घूम घूम कर अब थक गई थी। इस पूरे वक्त में उसने आयशा बेगम और हरीम से वक्फे वक्फे से वीडियो कॉल पर बात की थी, जबकि रहल तो हसरत से वीडियो कॉल पर तुर्की का नज़ारा कर रही थी। इतना लेट घर आने के बाद वो उसे अब भी घर में नहीं मिला, जिसके बायस उस पर गुस्सा आ रहा था। जाने अनजाने में उसे इसकी कमी बेचैन कर रही थी। ये लोग कब आएंगे? इसने किचन में खड़ी मनसा से पूछा, जो इसके सवाल पर जुमाने अंदाज में मुस्कुराई।
लगता है किसी को बहुत याद आ रही है। जी नहीं, मुझे तो बस ये टेंशन थी कि दूसरे मुल्क में है। टेंशन हो रही है। हंसा ने इसकी बात को काट कर कहा कि जहल को अपनी जल्दबाजी पर शायद गुस्सा आया था। कहीं मनसा ने शहरियान के सामने इसे छेड़ दिया तो वो उसकी ज़िंदगी अजाब कर देगा, तंग कर करके। अरे क्या हुआ, मजाक कर रही थी बाबा, वैसे भी वो तुम्हारे शौहर हैं, इतना मत घबराओ। मनसा से होंठ कुचलते देख बोली। आने वाले होंगे साहिल, इस वक्त तक तो आ जाते हैं, मगर आज शहरियान भाई साथ हैं तो शायद काम ज़्यादा हो। इसके कहने पर जहल समझकर सर हिलाती सोफे पर बैठ गई। 7 से 10 बज गए थे और वो अब तक नहीं आया था। इसका इंतज़ार अब फजूल था। वो सोने के इरादे से उठी जब बाहर से वो दोनों आते दिखाई दिए। इसे देखते ही जहल रुख फेर गई, जबकि इसने आते ही इस पर भरपूर नज़र डाली। वो मल्टी प्रिंटेड सूट में बालों का रफ सा जूड़ा बनाए, हल्का फुल्का सा मेकअप किए रुख मोड़े खड़ी इसे आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिलहाल इसकी नाराज़गी महसूस नहीं कर सका। सलाम भाभी, साहिल ने सलाम किया, जिसका उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। आ गए आप दोनों, चलें जल्दी फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। मनसा किचन से ही बोली। साहिल अपने रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि इसकी नज़र अब इस पर गई जो ब्लू जीन्स पर सफ़ेद कुर्ता और जैकेट पहने खड़ा था। मेरे कपड़े तो निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। वो अब इससे मुखातिब हुआ कि जहल इसका जवाब दिए बगैर किचन की तरफ चल दी। इसका ये अंदाज शहरियान के लिए नया नहीं था। गहरा सांस लेकर वह रूम में आता वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने अपनी स्लीपिंग सूट सोफे पर रखा नजर आया। एक दिलकश मुस्कुराहट ने इसके होठों का अहाता किया। खाना इन दोनों ने मिलकर लगाया था। इतने में साहिल और शहरियान भी फ्रेश होकर आ गए थे। पुरसकून माहौल में खाना खाया गया। बीच बीच में साहिल और शहरियान की नोक झोंक भी जारी थी, मगर खिलाफ मामूल दुश्मन जहाँ खामोश बैठी थी, जो कि शहरियान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। खाने के बाद वो कॉफ़ी का कहकर रूम में आ गया था। आज इसका पूरा दिन बिल कंपनीज के साथ मीटिंग में गुजरा था। पूरे दिन की ख्वारी के बाद वो आखिरकार इन्हें कायल करने में कामयाब हो गए थे कि इसके बाद इसने अपने गार्ड्स और साहिल के साथ मिलकर एक गैंग को पकड़ा था जो हॉस्टल की लड़कियों को काफ़ी अरसे से तंग कर रहा था। अभी वो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी पॉइंट नोट कर रहा था जब वो तन फन करती अंदर आई। कॉफ़ी उसने पटकने के अंदाज से टेबल पर रखी थी, जिस पर शहरियार ने एक नज़र उसे देखा। वो ड्रेसिंग के पास जाकर जोर जोर से कुछ पटकती बज़ाहिर खुद को काम में मसरूफ़ जाहिर कर रही थी। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? इसके पूछने की देर थी कि वो उसके सर पर पहुंची थी। नहीं, तुम बताओ, मुझे यहाँ लाए क्यों थे? एक कमरे में बंद रखने को? नहीं, क्यों? मैंने तुम्हें कहीं जाने से रोका थोड़ी है, तुम मनसा के साथ चली जाती कहीं। इसने वाकई उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, बल्कि इसके इल्म के मुताबिक वो आज काफ़ी टाइम तक मनसा के साथ बाहर रही थी। तो फिर ये गुस्सा क्यों? क्या वो उसे मिस कर रही थी? शहरियान शाह सिर्फ सोच सका था। क्यों, मेरा शौहर मनसा है या तुम? ये पहली बार था कि वो खुद उसे शौहर बोल रही थी। तुमने शौहर समझा कब है? उसने जल्दी पर नमक का काम किया। वो तो अब तुम इसका बदला लोगे मुझसे। पता नहीं क्यों लाए थे, जब घूमना ही नहीं था मुझे, क्यों लाए? वो खासा मुंह बनाए बोली, अब कि वो उठकर उसके करीब जाकर बेड की तरफ साइड पर लेट गया। तुम मिस कर रही थी मुझे? इसकी भारी आवाज़ से दिल थाम कर रह गई। मैं क्यों याद करूंगी तुम्हें, मुझे बाहर जाना था। वो दोनों बेड पर सीधे लेटे कमरे की छत को घूर रहे थे। सॉरी। किस लिए? क्योंकि मैं कल भी बिजी होऊंगा। इसने बामुश्किल अपनी हंसी दबाए कहा कि इस फिक्री पर जहल का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हुआ था। दफ़ा हो जाओ तुम। इससे कहती ही वो उठी थी जब शहरियान इसका हाथ थाम गया। अच्छा, नाराज़ तो ना हो यार, परसों से सारा टाइम तुम्हारा सिर्फ, कल का दिन गुजार लो। इसके अंदाज पर जहल ने एक नज़र उसे देखा। जो आंखों में मोहब्बत समाये उसे ही देख रहा था। सोचूंगी। इससे कहकर वो कंधे उचकाए मुंह तक उड़ गई। क्या मालूम था कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सुबह का नाश्ता सबने साथ ही किया था। आज जल्दी आ जाइएगा शहरियान भाई, आपकी बीवी बहुत मिस करती है आपको। मनसा के बोलने पर जहल को फंदा लगा था। क्या वाकई जहल वो जानता तो पहले से ही था, मगर अब इसे तंग करने का मौका कहाँ छोड़ने वाला था। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं तो साहिल भाई को ये खुद याद कर रही थी। इसने फौरी बात बदली। इसकी हालत पर सबका ही कहका बुलंद हुआ था। इसके बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इसे छेड़ने का इरादा वो रात पर डालकर वो भी साहिल के साथ निकल गए। आज भी वो मनसा के साथ ही कुछ देर के लिए बाहर निकली थी। वो तो खुद कल की तरह गायब ही हो गया था। रात के 10 बजने को थे और इनके आने का नाम नहीं था। हाँ भाई, कहाँ है? वो इस वक्त साहिल के पास जा रहा था जब साहिल की कॉल आई। तेरे पास ही आ रहा हूँ, फिर से लेट हो गए हैं। मेरी बीवी तो आज मार ही डालेगी। जहल की शक्ल याद करते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। हाँ, मनसा की कॉल भी आई थी, तुम्हारी बीवी याद कर रही है। साहिल ने उसे छेड़ा, तभी गाड़ी रुकी थी।
سر گاڑی پنچر ہو گئی ہے، گارڈ جو گاڑی کے رکنے پر باہر چیک کرنے گیا تھا اسے آ کر بتانے لگا۔ ڈیمٹ، چلو تم اسے ٹھیک کرواؤ، کر گھر پہنچو، میں ساحل کے ساتھ آ جاؤں گا۔ کال بند کر کے وہ بنا ٹائم ویسٹ کیے گاڑی سے نکلا۔ بٹ سر، گارڈ نے کچھ کہنا چاہا۔ کہا نہ، میں چلا جاؤں گا۔ اسے ٹوک کر وہ پیدل آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ساحل کا آفس کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اب اس نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب سے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، سامنے سے فل اسپیڈ میں آتی گاڑی نے اسے ہٹ کیا تھا۔ شہریان اچھل کر پیچھے کی طرف گرا۔ اسے یقین تھا یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ سر تھام کر جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، کسی نے ایک گن اس پر تانی اور اگلی لمحے وہ خون میں لت ہو کر زمین پر ڈھہ گیا۔ آخری چہرہ جو اسے بند ہوتی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا وہ اس کا ناراض چہرہ تھا۔ بیبی گرل، بے ساختہ وہ درد میں مسکراتا آنکھیں بند کر گیا۔ یس باس، کام ہو گیا۔ اسے غنودگی میں کسی کی آواز سنائی دی۔ جی باس، پہنچ جائے گا اپنے باپ کے پاس۔ ڈھیٹ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہے۔ وہ ابھی وہ بھی جان کی فکر نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی دیکھیں دونوں مارے گئے میرے ہاتھوں۔ سر، اسے ایک اور آواز بھی سنائی دی، لیکن فی الحال وہ کسی بھی آواز کو پہچاننے کی سماعت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا منظر اس نے دیکھا تھا تو خود کو ایک ہاسپٹل کے کمرے میں پایا تھا۔ آ گیا ہے ہوش۔ کسی کی جانی پہچانی آواز پر اس نے نظر گھما کر دیکھا، جہاں ایک سائڈ پر ساحل بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ 12 بج رہے ہیں۔ شکر ہے وقت پر پہنچ گیا تمہارا گارڈ، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بازو پر گولی لگنی تھی۔ وقت نکل گئی ہے۔ شکر ہے فریکچر نہیں ہوا، لیکن چوٹیں گہری ہیں۔ ساحل خفگی سے اسے سنا رہا تھا، جبکہ اس کا ذہن تو صرف ایک چیز پر اٹکا تھا۔ زحل کو تو کچھ نہیں بتایا نا؟ نہیں، منسا کی کال آئی تھی، میں نے کہہ دیا لیٹ ہو جائیں گے یا شاید صبح آئیں۔ نہیں، ہم آج ہی جائیں گے، میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہے۔ بس وہ اٹھ کر بیٹھتا بولا۔ جتنی گولیاں وہ ان سالوں میں کھا چکا تھا انہوں نے اسے سخت کر دیا تھا۔ اب بھی اسے تکلیف تو بہت تھی، مگر وہ برداشت کرنا جانتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں آج یہی ریسٹ کر لو، ساحل نے اس کے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ نہیں، زحل پریشان ہوگی۔ اس کا لہجہ ضدی تھا، جس سے ساحل کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اب نہیں سنے گا۔ اگر اتنی فکر تھی تو خیال رکھ لیتے نا اپنا، وہ اب بھی تو پریشان ہوگی نا۔ اس نے ایک اور جواز پیش کیا۔ میں سنبھال لوں گا اسے، اب چلو۔ اچھا بس یہ ڈرپ ختم ہونے دو۔ اب کے ساحل کے لہجے میں فکر محسوس کر کے اسے ہلا کر بیٹھ گیا۔ کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ؟ 12:30 بج گئے ہیں۔ وہ یہ سوال کئی چھٹی بار دہرا رہی تھی۔ زحل، پریشان مت ہو چندہ، یہ ان کا کام ہے، آ جائیں گے۔ منسا نے ایک بار پھر اسے تسلی دی، جس کی پریشانی اس کے چہرے سے ہی واضح تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے منسا۔ بالآخر اس نے دل کی بات باہر نکالی، جس پر منسا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بے فکر ہو جاؤ، اگر 10 منٹ میں وہ لوگ نہیں آئے تو میں اچھے سے کلاس لوں گی، منسا نے محبت سے کہا۔ زحل خود بھی اپنی حالت سے پریشان تھی۔ آج سے خود میں پرانی زحل اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں تھی جب بیل بجی تھی۔ دیکھا، آ گئے، لیتی ہوں آج ان کی کلاس، منسا کہتے ساتھ ہی دروازے کی طرف بڑھی، اور دروازہ کھولتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا اسے بے حد پریشانی میں ڈال گیا۔ شہریان بھائی، اس کی آواز پر زحل نے اس جانب دیکھا، اور اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہے۔ وہ خون آلود شرٹ میں بازو، سر اور پیر پر پٹی باندھے کھڑا تھا۔ ساحل اسے روم کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ منسا، اس کے لیے سوپ بناؤ، اور بھابھی آپ پریشان مت ہوں، وہ جلدی ریکور کر لے گا۔ ساحل کی آواز پر وہ ہوش میں آتی تیزی سے اس کے روم کی جانب بڑھی، جہاں اسے ساحل چھوڑ کر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ ہاں؟ تیزی سے اس کے قریب جاتی اس کا چہرہ تھام کر بولی، کس کے اچانک اس کے پاس آنے پر غنودگی میں بھی شہریان کے چہرے پر تبسم بکھیرا۔ بولو کس نے کیا یہ سب؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کا چہرہ پیالے کی صورت ہاتھوں میں تھامے بولی، کچھ نہیں ہوا، معمولی سی چوٹ ہے۔ اس نے اپنی طرف سے اسے مطمئن کرنا چاہا، جبکہ اس کی بات پر زحل کے تصورات بدلے، نرمی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ یہ معمولی ہے؟ تمہیں یہ معمولی لگتی ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ ورنہ سیریس ہوگا تمہارے لیے۔ تم کیوں ہو ایسے؟ کیوں اتنے ڈھیٹ ہو؟ ہر 5 دن بعد تم کسی چوٹ کو لے کر میرے سامنے آ جاتے ہو۔ ہر گہرا زخم تمہیں معمولی لگتا ہے؟ تم کیوں ضدی ہو اتنے؟ کیوں؟ وہ روتے روتے اس کے سینے پر مکے برساتی چیخ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی تکلیف واضح تھی، اور اب اس کے رونے کی شدت سے بھی وہ اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ بے ساختہ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بس چپ، ٹرسٹ می، میں ٹھیک ہوں۔ اس حصار میں لیے اس کے بال سہلاتا محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے بولا، نفرت ہے مجھے تمہارے مافیا ورڈ سے، نفرت۔ اس کا حصار پاتے ہی زحل نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ ایک جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ یہ سب کس نے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی کسی دشمن نے پہلے
کار سے ہٹ کیا اور پھر گولی چلا دی۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ساحل کی آواز گونجی۔ وہ اس کے لیے سوپ لایا تھا۔ منسا میں اسے ایسے دیکھنے کی ہمت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ خود آیا تھا۔ کار سے ہٹ؟ فریکچر؟ نہیں، بچت ہو گئی ہے، یہ اسے پلا دیجیے گا، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ ساحل اسے سوپ پکڑاتا خود بھی روم سے نکل کر دروازہ بند کر گیا۔ یہ پیو، اس نے سوپ کا چمچ اس کے سامنے کیا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پینے لگا۔ فی الحال وہ اس زخمی شیرنی کو چھیڑنے والا نہیں تھا۔ میں برتن رکھ کر آ رہی ہوں، تم اتنے میں یہ شرٹ چینج کر لو۔ زحل سے ایک شرٹ پکڑا کر باہر نکل گئی کہ اس وقت وہ اتنی غنودگی میں تھا کہ اسے تنگ کرنا بھی بھول گیا۔ باہر آ کر اس نے برتن سنک میں رکھتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیاں روکی تھی، جب سے کسی نے کا نرم لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ منسا نم آنکھوں سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زحل اپنا ضبط کھوتی اس کے گلے لگ کر اپنے اندر کا لاوا نکالنے لگی۔ کیوں ایسا ہے منسا؟ کیوں خود کی فکر نہیں کرتا؟ وقت نے اسے ایسا بنا دیا ہے میرے بچہ، وہ جتنے لوگوں کو لے کر کیئرنگ ہے، اپنے لیے اتنا ہی لاپرواہ۔ منسا اسے محبت سے سمجھانے لگی۔ اتنی چوٹیں آئی ہیں، اس نے کب سے آنکھیں نیچی تھیں۔ شاید محبت نام ہی اسی کا ہے، جب ایک کو چوٹ لگے تو دوسرے کو اس سے زیادہ اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو تم مرہم رکھ دو، منسا پھر سے پرسکون ہوتی بولی۔ جاؤ جا کر مرہم رکھو، اسے محبت سے سمجھا کر وہ خود اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زحل روم میں آئی تو اسے دوسری شرٹ میں سیدھا لیٹا دکھائی دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے اس کے پاس آئی۔ میڈیسن اور انجیکشن کے باعث وہ شاید سو چکا تھا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا ہاتھ غلطی سے پٹی سے ٹکرایا جسے شہریان کی ہلکی سی آہ نکلی۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کر کے وہ خود بھی اپنے سائڈ پر لیٹ گئی۔ یس باس، پہنچ جائے گا اپنے باپ کے پاس۔ اس کا باپ ایک بہت ڈھیٹ تھا، مارا گیا میرے ہاتھوں۔ ڈیڈ؟ نہیں ڈیڈ۔ رات کے نہ جانے کون سے پہرے سے اپنے ساتھ سے آوازیں آئیں۔ بمشکل آنکھ کھولنے پر اسے نیند میں مسلسل بڑبڑاتا محسوس ہوا۔ شہریان اٹھو، کوئی نہیں ہے۔ بیدار ہوتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے جانے مت دو، پکڑو اسے، میرے ڈیڈ کا قاتل۔ سردی کے باعث اس کا وجود چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ کچھ نہیں، اٹھو۔ زحل اسے اس کا ہاتھوں میں چہرہ تھامے بولی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ آنکھیں کھول گیا۔ ڈیڈ، کچھ نہیں ہوا، تم خواب دیکھ رہے تھے، ریلیکس۔ وہ اب بھی اس کا چہرہ تھامے ہوئے تھی۔ جب اس کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ تم سو جاؤ، سوری، اسے خود پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ کیسے اتنا کمزور پڑ سکتا تھا؟ زحل نے پرسوچ انداز میں سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی شہریان کمرے میں بنی بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ باہر آتے ہی اس نے ایک سگریٹ نکال کر لبوں سے لگائی۔ اس کی سوچوں کا مرکز اب اس شخص کے الفاظ تھے جب اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے ساتھ آ کر ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے بولی۔ کچھ نہیں۔ جانتی ہوں ہر بار اپنی تکلیف کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے لفظوں پر وہ سر تھامے سامنے رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تکلیف کے باعث کھڑا ہونا محال تھا۔ زحل آہستہ آہستہ چلتی اس کے ساتھ صوفے پہ سامنے رکھی لکڑی کی ٹیبل پر بیٹھی، اب اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ اس کی حرکت پر وہ پزل ہوئی، لیکن اس کی اگلی بات پر اس نے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی معافی زحل شاہ کے لیے حیرت سے کم نہ تھی۔